हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 4 यूनिट नंबर 6 कॉर्पोरेट लॉ 1। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी यूनिट जो है वो कवर करनी है, कौन कौन से टॉपिक जो है बेसिकली वो कवर करने हैं। तो सबसे पहले आता है इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंपनीज लॉज के कुछ बेसिक फ्रेमवर्क। थर्ड जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है मेजर चेंजेस इन 1999 टू 2003 तक क्या अमेंडमेंट्स आई है, वो सारी की सारी जो है हम एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर अप करेंगे ताकि हमें अच्छे से ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो फोर्थ हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नीड फॉर सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी एंड कवरेज, डेफिनेशंस, फंक्शनैलिटी एंड प्रपोजल्स टू रिपीट सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स है जो हमें हमारी इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कवर करने हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन को किस तरीके से इवेल्युएट किया गया। ठीक है, इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से कंपनीज लेजिस्लेशन जो है वो आया। तो सबसे पहले हम ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मोर इम्पॉर्टेंट विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसे जैसे हमारी इंडिया के अंदर इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, उसी तरीके से जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी एज एट प्रेजेंट आर अराउंड 5 लाख। आज के समय में अगर हम देखें तो जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज है वो 5 लाख के करीब है और 99% ऑफ दीज कंपनीज आर इन प्राइवेट सेक्टर। 5 लाख में से अगर हम बात करते हैं तो 99% जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और 1% जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। देयर रेगुलेशन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड द पब्लिक एट लार्ज। अब यहाँ पे कहा गया कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, कुछ लेजिस्लेशन बनाए गए। ये लेजिस्लेशन क्यों बनाए गए, कंपनी एक्ट को बनाया गया, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेशन को लाया गया जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड पब्लिक एट अ लार्ज, ताकि जो भी हमारे इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही साथ जो पब्लिक है जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ लिंक्ड है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ कंपनी लेजिस्लेशन का। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कंपनीज एक्ट जो भी हमारी इंडिया के अंदर फॉलो हो रहा है वो किसके रूल्स को, किसके लॉज को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लिश कंपनीज एक्ट के लॉ को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है हमारी इंडिया की कंट्री में। ठीक है, तो द कंपनीज लॉ इन इंडिया हैज़ क्लोजली फॉलो द कंपनी लेजिस्लेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर जो भी लॉ बनाए जाते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, वो लॉज को हमारी इंडिया के अंदर फॉलो अप किया जाता है। द फर्स्ट लेजिस्लेशन इनैक्टमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ joint stock company was passed in the year 1850 which was based on the English Companies Act 1854। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट लेजिस्लेशन आया था, जो फर्स्ट लॉ आया था कंपनी के रिगार्डिंग, वो किसके रिगार्डिंग था, जॉइंट स्टॉक कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर किया जाए। और ये जो लॉ पास हुआ था वो 1850 के अंदर पास हुआ था। और ये जो लॉ था कंपनीज लॉ वो कहाँ से लिया गया था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट जो बना था 1844 में, उसी लॉज को जो है यहाँ पे फॉलो अप किया जाने लग गया। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज कंपनीज एक्ट डिफरेंट लीगल एंटिटी बट डिड नॉट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट जो है पता चले। फर्स्ट पॉइंट हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट लेजिस्लेशन आया था इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड वो था जॉइंट स्टॉक कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर किया जाए। ये एक्ट आया था 1850 में और ये एक्ट किसको फॉलो कर रहा था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844 को फॉलो कर रहा था। इस एक्ट को लाने का मेन जो रीज़न था वो ये था, ये एक्ट कहता है कि कंपनी जो है वो डिफरेंट है और इसके जो ओनर है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस एक्ट का मेन मोटिव था कि कंपनी जो है वो एक क्या है, डिफरेंट लीगल एंटिटीज है। लेकिन जो एक कंसेप्ट था लिमिटेड लाइबिलिटी का वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जो उसके मेंबर्स थे उसकी लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। अगर कहीं ना कहीं कंपनी को लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज पे भी बात आ जाती है इस केस में। लेकिन ये जो कंसेप्ट था लिमिटेड लाइबिलिटी का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था, क्योंकि मेंबर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक देनी पड़ती थी जब उनको जो है लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचने के लिए एक एक्ट और लाया गया, कंपनीज एक्ट 1857, जो किसको फॉलो करता था, कंपनी इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1856 को फॉलो करता था। ये एक्ट लाया गया, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो लाइबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है, लिमिटेड है। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कंपनीज एक्ट 1856 व्हिच क्लोजली फॉलो द इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1856 इन दिस रिगार्ड। ठीक है,
हमने कहा कि जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है कंपनीज के मेंबर्स की, ठीक है। लेकिन जो लाइबिलिटी है वो अभी तक क्या है, अनलिमिटेड है इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के जो भी मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी अभी भी क्या है, अनलिमिटेड है। उनकी लाइबिलिटी को लिमिटेड नहीं बनाया गया इस केस में, इस लॉज के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है इट वॉज ओनली इन 1858 दैट द लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द बैंकिंग कंपनीज ऑल्सो। 1856 तक जो है सिर्फ कंपनीज एक्ट तक ही लाइबिलिटी लिमिटेड थी, लेकिन 1858 के अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट है वो बैंकिंग कंपनीज के अंदर भी फॉलो होने लग गया। इसके बाद आता है देयर आफ्टर इन 1866 में क्या हुआ, द न्यू कंपनीज एक्ट वॉज पास्ड फॉर consolidating means merger and amending the law relating to incorporation regulations and binding up of trading companies and other association। 1866 के अंदर एक एक्ट आया जिस एक्ट को मेन मोटिव था कि किस तरीके से बिजनेस को मर्ज किया जाए, किस तरीके से ट्रेडिंग कंपनीज को वाइंड अप किया जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड और बहुत सारी एसोसिएशंस जो थी वो इस एक्ट के अंदर आई 1866 के अंदर। ये जो एक्ट आया था ये कहाँ से आया था, दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द इंग्लिश कंपनीज एक्ट। किस एक्ट पे बेस्ड था, इंग्लिश कंपनी एक्ट पे बेस्ड था, विच वॉज 1962 में बनाया गया था, ठीक है। वहाँ से हमने ये एक्ट लिया। उसके बाद आता है द एक्ट ऑफ 1866, एक नया एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1866 वॉज अल्टर्ड इन द एक्ट ऑफ 1866। जो हमारा 1866 का भी एक्ट हमने पढ़ा, ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो है कंपनीज को मर्ज किया जाए, किस तरीके से वाइंड अप किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को ये जो एक्ट था 1866 इसको अल्टर किया गया, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। कब लाए गए, 1882 में चेंजेस लाए गए टू ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमिक लॉ इन कन्फॉर्मिटी मीन्स ओबीडियंस टू द लॉ विद द वेरियस अमेंडमेंट मेड बाय द इंग्लिश कंपनीज एक्ट ऑफ 1862। दिस एक्ट कंटिन्यू टिल इट वॉज रिप्लेस बाय द कंपनीज एक्ट 1930। यानी कि जो हमारा 1866 का एक्ट था उसमें कुछ अल्ट्रेशन लाई गई 1882 में। क्यों लाई गई, क्योंकि जो इंडिया कंपनी एक्ट था वो क्या किया जाए, उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स लाई गई थी वो किसको देखते हुए लाई गई थी, क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट 1862 को देखते हुए कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई थी ताकि उस लॉ को जो है वो फॉलो किया जाए, ठीक है। और ये जो एक्ट था 1862 का, ठीक है, या फिर जो 1882 का जो एक्ट था जो अल्ट्रेशन की गई थी 1866 के एक्ट में जो अल्ट्रेशन की गई थी 1882 में, उसको रिप्लेस किया गया। कब रिप्लेस किया गया, 1930 में, जब तक ये एक्ट चला। The Act of 1913 had been passed following the English Companies Consolidation Act 1908. It may be noted that since the Indian Companies Act closely followed the English Act, the decision of English court under the English Company law were also closely followed by the Indian court. बेसिकली यही कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो एक्ट आया था 1930 वो एक्ट किसको फॉलो कर रहा था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1908 को फॉलो कर रहा था। जैसे कि अभी तक हम देखते आए हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी कंपनी से रिलेटेड एक्ट आए हैं वो एक्ट कहाँ से लिए गए हैं, इंग्लैंड एक्ट से, ठीक है। इंग्लिश एक्ट से जो है वो सारे के सारे लिए गए हैं। जो भी लॉज इंग्लिश कोर्ट में फॉलो किए जाते हैं, डिसीजन लिया जाता है, वो ही जो है इंडिया के कोर्ट भी फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद आता है टिल 1956। अभी हमने पढ़ा 1930 तक का, 13 तक का। अब आता है टिल 1956 द बिजनेस कंपनीज इन इंडिया वाज रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ 1930। टिल 56 तक जो भी इंडिया के अंदर रेगुलेशंस थी रिगार्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर किया जाए, किस तरीके से उसको जो है मर्ज किया जाए, वाइंड अप किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो ये सारे एक्ट जो है कि किस तरीके से बिजनेस को रेगुलेट किया जाए, कंपनीज को रेगुलेट किया जाए, वो कौन से एक्ट को फॉलो कर रहा था, 1913 के एक्ट, 1930 का जो भी एक्ट था उसी एक्ट को जो है फॉलो किया जा रहा था 1956 तक। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस आ रहे थे। कब कब चेंजेस आए, सर्टेन अमेंडमेंट्स वर हाउएवर मेड इन द ईयर 1914, 1950, 1920, 1932 में कुछ अमेंडमेंट्स जो है उस पर्टिकुलर एक्ट में लाए गए थे। The act was extensively amended in 1936 on the line of the English Company Act 1929. Thereafter, minor amendments were made a number of times. थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिवली अमेंडमेंट जो आई थी ना 1913 के एक्ट में, वो कब आई थी, 1936 में आई थी, जो
ये अमेंडमेंट्स लाई गई थी वो किसको देखते हुए लाई गई थी? इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1929 में जो अमेंडमेंट्स आई थी उसी को देखते हुए 1936 में इंडिया के एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई थी। उसके बाद क्या चेंजेस नहीं आए? 1956 तक कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, ठीक है, और काफ़ी बार आए। एट द एंड ऑफ 1950 के एंड में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी। एट द एंड ऑफ 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक कमेटी को अपॉइंट किया। किसके अंडर में? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री S.C. बाबा टू गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द रिवीजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। यानी कि यहाँ पे क्या मेन रीज़न था इस कमेटी को लाने का कि जो हमारा इंडिया का कंपनी एक्ट बना हुआ है, इंडियाज़ कंपनी एक्ट बना हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, कुछ रिवीजन लाने के लिए विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स बियरिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ताकि इंडिया की इकोनॉमी को क्या किया जाए? डेवलप किया जाए, ठीक है। दिस कमेटी एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ विटनेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मार्च 1952। अब इस कमेटी ने क्या किया? अलग अलग जगह से विटनेसेस लाए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से क्या किया? विटनेस को लिया और एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, यानी कि हर किसी से जो है उनकी राय मानी, ठीक है, राय मांगी, और कहीं ना कहीं 1952 के अंदर मार्च में ये रिपोर्ट को क्या किया? सबमिट किया। बेस्ड लार्जली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंपनीज लॉ कमेटी, अ बिल टू इनैक्ट टू प्रेजेंट लेजिस्लेशन नेमली द कंपनीज एक्ट 1956 वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या हुआ? उसके बाद 1952 के अंदर, मार्च 1952 में रिपोर्ट को सबमिट किया गया और 1956 में एक कंपनीज एक्ट करके एक एक्ट लाया गया और ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। दिस एक्ट वंस अगेन लार्जली फॉलो द इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1948। जैसे कि हर बार हम हमारे जितने भी एक्ट थे वो इंग्लिश कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाते थे, इस बार भी 1956 का जो एक्ट आया वो किसके अकॉर्डिंग आया? वो आया इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो मेजर चेंजेस थे, द मेजर चेंजेस दैट द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 इंट्रोड्यूस ओवर एंड अबव द एक्ट ऑफ 1930 में जो हमारा एक्ट था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, ठीक है, क्या क्या मेजर चेंजेस लाए गए थे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, वो देखते हैं। पहला था कि ये बताया जाए कि किस तरीके से प्रमोशन की जाएगी और फॉर्मेशन की जाएगी कंपनीज को। द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रमोशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए कंपनीज का, कंपनी मीटिंग और प्रोसीजर क्या होंगे, कंपनी कब कब मीटिंग करेगी, किस तरीके से मीटिंग होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद आता है द प्रेजेंटेशंस ऑफ द कंपनीज अकाउंट, देयर ऑडिट एंड द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। किस तरीके से कंपनी के अकाउंट को प्रेजेंट किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, क्या क्या पावर्स या ड्यूटीज होंगी ऑडिटर्स की। द इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है, जो भी कंपनी काम कर रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, उनको इंस्पेक्शंस करना कि वो सही है या नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजर्स। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज लॉ। तो ये कुछ जो थे वो एक्ट लाए गए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनीज लॉ बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप कि आप सभी को जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कंपनीज लेजिस्लेशन के अंदर क्या क्या इवोल्यूशंस हुई। सो सबसे पहले एक्ट आया था 1850, ठीक है, जो किसको फॉलो कर रहा था? इंग्लिश कंपनी एक्ट 1844 को फॉलो कर रहा था। इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया था कि जो कंपनी है वो डिफरेंट है और उसका ओनर डिफरेंट है। 1857 में फिर से एक एक्ट लाया गया जो फिर से इंग्लिश कंपनी एक्ट को फॉलो करता था। इंग्लिश कंपनी एक्ट 1856 में जो एक्ट बना था वही एक्ट को फॉलो किया गया था। इंडिया कंपनी एक्ट ने 1857 में क्या एक्ट था कि जो लाइबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी? लिमिटेड होगी कंपनीज की, लेकिन बैंकिंग कंपनीज की लाइबिलिटी अभी भी क्या है? स्टिल अनलिमिटेड है। 1958 में फिर से एक्ट लाया गया जिसके अंदर कहा गया कि अब बैंकिंग सेक्टर की लाइबिलिटी भी क्या होगी? लिमिटेड होगी। उसके बाद फिर से 1866 में एक्ट लाया गया जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से मर्जर किया जाए, किस तरीके से जो है लॉ में अमेंडमेंट्स की जाए रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशंस, रेगुलेशंस, बाइंडिंग ऑफ द
ट्रेडिंग कंपनी और अदर एसोसिएशन। सिंस अभी भी जो है ये एक्ट जो लाया गया था वो किसको फॉलो कर रहा था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1866 को जो है वो फॉलो अप कर रहा था। उसके बाद 1866 में जो भी एक्ट था इसमें कुछ अल्ट्रेशन की गई थी, कुछ चेंजेस लाए गए थे 1882 में, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट जो लाई गई थी वो किसको देखते हुए लाई गई थी, 1862 के अंदर जो एक्ट था, ठीक है, उसको देखते हुए ये जो चेंजेस है वो लाए गए थे ताकि हमारा जो इंडिया के अंदर जो कंपनीज लॉ है वो क्या करे, लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। और ये जो एक्ट था 1882 का, ये कब तक चला, 1930 तक ये जो एक्ट कंटिन्यू रहा और 1930 में इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। 1930 में जो ये एक्ट चेंज किया गया था या पास किया गया था वो किसको देखते हुए किया गया था, 1908 में जो एक्ट आया था इंग्लिश कंपनीज कंसोलिडेशन एक्ट 1908 में जो आया था उसी को फॉलो अप किया गया था 1913 में, ठीक है। और जो डिसीजन लिए जाते थे इंग्लिश कोर्ट में, ठीक है, अंडर द इंग्लिश कंपनीज एक्ट, वो इंडिया में भी जो है इंडियन कोर्ट में फॉलो अप किए जाते थे, ठीक है। टिल 1956 तक जो है वो जो इंडियाज़ का कंपनीज एक्ट 1930 को ही जो है फॉलो अप कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था। 1956 तक थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आए थे 1914 में, 15 में, 20 में, 1932 में, और एक्सटेंसिवली जो अमेंडमेंट्स आई थी वो 1936 में आई थी, ठीक है। जो 1936 में अमेंडमेंट्स आई थी, जो चेंजेस लाए गए थे वो किसको देखते हुए लाए गए थे, इंग्लिश कंपनी एक्ट 1929 को देखते हुए लाए गए थे। उसके बाद भी कुछ माइनर अमेंडमेंट जो है होती रही। 1950 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कमेटी को अपॉइंट किया श्री HC बाबा की चेयरमैनशिप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि जो भी हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है उसको क्या किया जाए, चेंज किया जाए, उसमें कुछ रिविजन्स लाई जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से क्या किया गया, बहुत सारी विटनेसेस को लिया गया, ठीक है, और एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी मार्च 1952 में। मार्च 1952 में जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके रिगार्डिंग जो है एक बिल बन के आया। बिल जो था वो क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। ये एक्ट जो 1956 का था वो अभी भी इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1948 को फॉलो अप कर रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या मेजर चेंजेस थी इंडिया कंपनी एक्ट में 1956 में। ये मेजर चेंजेस थी कि किस तरीके से कंपनी को फॉर्म किया जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या हो, कंपनी की मीटिंग और प्रोसीजर क्या होने चाहिए, कंपनी अकाउंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज़ है ऑडिटर्स की, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर्स। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आज की हमारी वीडियो में हमने कवर अप किए। एक क्विक रिवीजन भी हमने कर ली ताकि हमें एक बार पता चल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।